दिले नादान नवल भाई अमन ईवा एपिसोड 2। आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? नाश्ता करते रिमाब ने हजरत साहब से पूछा। ओ हाँ, याद आया, असबा को छोड़ने गया था कॉलेज। इसका ट्रिप गया है मरी साइड। मैंने अपनी कलना है लाहौर के लिए, 1-2 दिन लगेंगे। वो रात को बहुत लेट आएगी, रिसीव कर लेना रिमाब। हजरत साहब ने इल्तिजाइया कहा। इसे क्या ज़रूरत थी ट्रिप पर जाने की? ठीक से बोलना तक आता नहीं, इसे आपने अकेले जाने दिया। आप जानते हैं, जब से अपने हॉस्टल का होल्ड किया मैंने, कभी कभी बहुत बिजी होता हूँ, और अगर मैं फ्री ना हो सका, फिर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो भूल जाऊँगा। आराम से कह दें। रिमाब ने माथे पर बल डालकर कहा और उठ खड़ा हुआ। किंजा बेगम हमेशा की तरह खामोश बैठी इन्हें सुन रही थी। रिमाब बेटा प्लीज़, पहले भी इसी तरह तुमने दाराम के सर पर डाल दिया था असबा का कॉलेज एडमिशन, और आपको को पता चला तो इतना फसाद डाल दिया था कि वो बच्ची भी डर गई। मैंने इसे कभी ट्रिप्स वगैरह पर नहीं जाने दिया था। अब वो कॉलेज गर्ल है, बड़ी हो रही है, कब तक कैद रखेंगे? और आज का वनडे ट्रिप था, इसलिए जाने दिया। प्लीज़ खुद याद से रिसीव कर लेना। उन्होंने नरमी से समझाया कि वो सख्ती बर्दाश्त नहीं करता था। कोई बात नहीं अजय, दिमाग बिजी होता है। मैंने आपसे कहा था असमा को मत भेजें, हम ड्राइवर को भेज देंगे। किंसा बेगम ने इन्हें टोक दिया। ना, इस ड्राइवर को ही भेज दीजिएगा, मैं लेट हो रहा हूँ हॉस्पिटल से। वो सर झटक कर निकल गया। ये क्या बकवास है? रात को अगर वो लेट हो गई तो ड्राइवर लाएगा? मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। आइंदा मेरे बाप से बात करूँ तो आप दरमियान में मत बोलिएगा, असद साहब दुरुस्तगी से कहता कहते उठकर चले गए। वो लब काट कर रह गई। रिमाब बाहर निकला तो अजवा सामने से आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम रिमाब भाई, अजवा इसे देख कर बोली, और नाम लेने पर रिमाब ने घूरा तो इसने वक्फे से भाई कहते इसकी शक्ल ऐसी शक्ल बनाई जैसे कड़वी गोली खा ली हो। वालेकुम सलाम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हारी फ्रेंड तो घर पर नहीं है। गाड़ी का डोर खोलकर अपनी जैकेट बैक साइड पर फेंकते हुए रिमाब ने इससे कहा। ओह, आज इसका ट्रिप जाना था, आज वीकेंड है, ज़रा फ्री थी तो सोचा इससे बातें करूंगी, लेकिन खैर इसी बहाने आपको देख लिया। सर पर हाथ मारकर बोलते अजवा ने आखिर में कहा। तो रिमाब ने पलट कर इससे देखा। फजूल बातें मत करो और अंदर जाओ, तुम्हारी डियर चची खुश होंगी तुम्हें देखकर। रिमाब ने मसनूई घूरी से इसे नवाजा और गाड़ी में बैठता वहाँ से निकल गया। एडम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस आया हुआ था। संडे इसका अक्सर यहीं गुजरता था। वह हाउसफील्ड में चल रहा था कि रुक कर मुस्कुराया। सामने ही जानवरों की देखभाल करने वाली जवान औरत मिसेस लॉरा घोड़ों को घास डाल रही थी, और इनकी 13 साल बेटी सोफिया यहाँ वहाँ घूमती खेल रही थी। सोफिया आम से शक्ल सूरत वाली कमज़ोर सी लड़की थी। इसका रंग जर्द था, आंखें और बाल बिल्कुल सोने जैसे थे, और कद बहुत छोटे और कमज़ोर होने की वजह से कोई 8-9 साल बच्ची लगती थी। वो पुराने कपड़ों में और मैली कचैली देखने वालों को पसंद नहीं आती थी, मगर एडम को इससे ज़्यादा कोई पसंद नहीं था। सोफिया अचानक पैर फिसल से गिरी और डर कर चीखे। एडम का दिल रुक गया। सोफिया आर यू ओके? वो भागकर इसके पास पहुंचा। वो भराई आंखों से एडम को देखती खुश हुई। एडम, आई मिस्ड यू अ लॉट। ओह लुक एट मी, आई एम डर्टी एंड आई कैंट हग यू। मैडम के हाथ पकड़कर रोना भूल गई, मगर अपने मिट्टी से भरे कपड़ों को देखकर उदासी से बोली। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा। ओह सोफ़ी, माई किल जॉय। वो शरारत से हंसता अपने कीमती साफ कपड़ों का ख्याल किए बिना इसे गले लगा गया। आई मिस्ड यू टू सोफ़ी, इट वॉज माई कैम्पिंग वीक लास्ट वीकेंड, सो आई कुड नॉट मेक पॉसिबल टू कम हियर। मैंने भी तुम्हें याद किया सोफ़ी, पिछला हफ्ता मेरी कैंपिंग का था तो मेरा यहाँ आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके कपड़े झाड़ते हुए इसने तासुब से बताया। वो हर बार आता था, और अब कभी ना आ सकता तो जानता था इसके ग्रैंड पेरेंट्स और आंटी के अलावा सोफ़ी भी थी जो इसका इंतज़ार करती रह जाती थी। एडम, मुझे जाना चाहिए। बेला आ रही है और इसे नफ़रत होती है जब मैं तुमसे बात करूं। इसकी बात सुने बिना वो इससे अपना हाथ छुड़वाकर भाग गई थी। एडम ने वहीं बैठे मुड़कर देखा तो इसके कज़न्स आ रहे थे। इसकी आंटी रोज़ी की बेटी बेला जो इसकी हम उम्र थी, और 13 साल इसका भाई रायमन वेल्ट। हाय एडम, यू लुक हैंडसम एज ऑलवेज। बट बेला इससे बोलती आगे आई, मगर इसकी शर्ट पर मिट्टी देख कर रुकी। एडम, वर यू प्लेइंग विद सोफ़ी? शी इज़ वेरी फिल्टी। डू यू लाइक हर दैट मच? एडम, एडम क्या तुम सोफ़ी के साथ खेल रहे थे? वो बहुत मैली है, क्या तुम इसे इतना पसंद करते हो? रायमन ने नाक चढ़ाकर कहा तो बेला ने चिढ़कर इसे धक्का दिया था। व्हाट बेला, डोंट पुश मी। वो गिरने लगा था जब अपने कपड़े झाड़ते एडम ने हाथ पकड़कर इसे संभाला तो बेला पर चीखा। वाई डू यू ऑलवेज कैम अप विद द नेम ऑफ सोफिया बिफोर मी? तुम हमेशा मेरे सामने सोफिया का नाम क्यों ले आते हो? बेला नागवारी से चीखी। इसकी सब आंखों में आग जैसी तपिश थी। इनफ बेला, यू ऑलवेज डू फाइट विद एवरीवन, आई डोंट लाइक इट। बस करो बेला, तुम हमेशा हर एक से लड़ाई करती रहती हो, मुझे ये पसंद नहीं। एडम नागवारी से बोलकर घर की तरफ बढ़ गया। इसका मूड सोफ़ी के इस तरह भाग जाने पर बुरी तरह ख़राब हो चुका था। बेला ने गुस्से से अपने भाई को देखा जो कंधे उचकाकर एडम के पीछे भागा। दराम नींद में था जब इसके सेल पर कॉल आने लगी। बहुत हल्की आवाज़ से भी चौंक जाने वाला बंदा था। साइड टेबल पर पड़े सेल की वाइब्रेशन पर वो कसमस आया।
वाइब्रेशन वक्फे वक्फे से मुसलसल हो रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और कॉल अटेंड करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं असबा असजियत के कॉलेज से बात कर रही हूँ। हम वापस आ चुके हैं मगर असबा की फ़ैमिली से कोई मेंबर इसे रिसीव करने नहीं आया। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं सर। वो लेडी शायद असबा की निगरानी करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कॉल अटेंड होते ही बोलना शुरू हो गई। ओह सॉरी, आई एम कमिंग। दाराम की आंख पूरी खुल चुकी थी और शर्मिंदगी से बोला क्योंकि इसने असबा का एडमिशन करवाया था और वहाँ फॉर्म पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। इसलिए कॉल इसी को की गई। इसने वक्त देखा तो एक से ऊपर था। अगर असबा कॉलेज ट्रिप के साथ गई और इसकी वापसी इस टाइम होनी थी तो क्या अजद अंकल यानी रिमाब नहीं जानते थे? दराम को इनकी गैर जिम्मेदारी बुरी लगी थी। और नॉट अगैन रिमाब। वो तेज़ी से उठा और वार्डरोब से अपना लॉन्ग कोट उठाकर पहना। रिमाब को कॉल भी करता रहा मगर शायद आज इसका दिन बहुत बिजी था, वो अटेंड नहीं कर रहा था। कितनी शेमफुल बात है, लड़की भेज सकते हैं मगर आधी रात को जब वो तनहा खड़ी होगी रिसीव करने नहीं गए, हद हो गई। रिमाब कब तक अपनी जिम्मेदारी से यूँ मुँह मोड़ेगा? वो गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ जाते मुसलसल बड़बड़ाता रहा और रिमाब को कॉल करने की कोशिश भी करता रहा। वो कॉलेज पहुंचा तो सफ़ेद गरम चादर लिपटे असबा मिल गई। वो गाड़ी इसके पास रोककर बाहर निकला। कब आए तुम लोग? मैं ज़्यादा लेट तो नहीं? इसके पास जाकर वो नरमी से बोला। असबा ने आंसू से भरा चेहरा उठाकर इसे देखा तो रोने में मज़ीद शिद्दत आई। दाराम भाई, रिमाब भाई को बुला दें, मुझे घर जाना है। वो ग्लासेस हटाकर आंखें रगड़ने लगी, फिर दोबारा से लगाकर इसे देखा। असबा, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ ना? वो नरमी से बोलता इसके पास आया मगर इसने ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाया। रिमाब भाई को कॉल करें प्लीज़, मुझे इनके साथ घर जाना है। प्लीज़ भाई को बुलाएं। इसकी बारबी जैसी आंखों में और भी मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे। वो जिच हुआ। आंखों में कच्ची नींद से जागने की सुर्खी थी, बाल बिखरे हुए थे और हुलिया भी रफसा था। गर्म बिस्तर से फिर अब हीटर वाली गाड़ी से निकलकर अचानक सर्दी में खड़े होने से सर अलग दर्द करने लगा था। इसे जैकेट मजीद खुद पर लपेट कर बेचारगी से असबा को देखा। डियर, मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? रिमॉप कॉल नहीं उठा रहा। रात हो गई है, क्या यहीं ठहरी रहोगी? वो परेशानी से बोलता यहाँ वहाँ देखने लगा। रात के 2 बज रहे थे। रोड पर पहले तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थी जो शायद दूसरे स्टूडेंट्स के घरों से आई हुई थी। अब वो भी नहीं थी। इसने सामने देखा, सफ़ेद चादर लिए वो आंखों पर लगा नज़र का चश्मा बार बार सेट करती रो रही थी। इसे फिक्र हुई असबा को ठंड जल्दी लग जाती थी और अब जाने कब से खड़ी थी। मुझे रिमाब भाई, इन्हें बुलाएं। वो सिसकियों के दरमियान वही रट लगाए खड़ी थी। इसे शदीद गुस्सा आया था रिमाब पर। ओके ओके, रोना बंद करो, मैं इसे कॉल करता हूँ, रोना बंद करो पहले और गाड़ी में बैठो, ठंड लग जाएगी। वो फिर से कॉल मिलाता गाड़ी का डोर खोल कर बोला। नहीं रिमाब भाई। इसने गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर दिया मगर रोने में ज़रा कमी ले आई। ना जाने कितनी बार अच्छा खासा दिमाग चलाने के बाद रिमाब ने कॉल उठाई। दारी, रात को तो चैन लेने दो, अभी आकर सोया था यार। रिमाब की नींद से भारी होती आवाज़ सुनाई दी। रिमाब, अभी और इसी वक्त असबा के कॉलेज पहुंचो, कोई एहसास भी है तुम्हें वो रात के इस पहर घर से बाहर है और तुम नींद पूरी कर रहे हो? वो कॉल अटेंड होते ही चिढ़कर बोला तो रिमाब की नींद से बोझल आंखें पूरी खुली। वो जल्दी से उठा, स्लीपर्स पहने और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला। अगले कुछ लम्हों में वो कॉलेज के बाहर था जहाँ गाड़ी के बोनट पर रफ से ट्राउज़र शर्ट में वो बेचारा बैठा था और असबा कुछ फासले पर खड़ी थी। इसके आते ही वो बोनट से उतरा। मेरी नींद बर्बाद करवाने का शुक्रिया, मैं सारा दिन रेस्ट करता हूँ तो अच्छा लगा। आधी रात को जाग कर वो इसे देखकर नाराज़गी से बोला। रिमाब ठठाई से हंसा। वो चला गया तो असबा की जानिब मुतवज्जा हुआ। जब दारी यहाँ आ गया था तो क्यों नहीं आई इसके साथ? तुम्हें बस सबको भगाना आता है। इसकी नींद बर्बाद हो चुकी थी तो मेरी ज़रूर करवानी थी। अब बैठो गाड़ी में। रिबाब ने गाड़ी का डोर खोलकर इसे बैठने का इशारा किया और सख्त घूरी से नवाजा। वो रिमाब की सुर्ख पड़ती आंखों से सहम कर गाड़ी में बैठी मगर वो इसके बगैर रात के इस पहर किसी के साथ अकेले सफ़र नहीं कर सकती थी। रिमाब के अलावा किसी के साथ इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ही नहीं होता था। सॉरी भाई, आपकी नींद ख़राब की। वो थोड़ी देर बाद आहिस्तगी से बोली तो गहरा सांस भर कर रह गया। क्यों हो इतनी मासूम तुम में कि मैं चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाता? तुम जानती हो ना मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ और जब नींद मुयस्सर हो तो जगाने वाले जहर लगते हैं। वो उकताकर बोल रहा था। असबा सर डालकर मुस्कुराई। क्या वो ये बता रहा था कि जहर लगने वाले लोगों में वो शामिल नहीं? रिमाब ने इसके चेहरे पर चमकती आंसुओं की नमी देखकर तासुब से सर हिलाया। इसे काफिल नहीं होना चाहिए था। घर पहुंचते इसने दाराम को भी सॉरी का मैसेज भेजा। वो जानता था दाराम घर जाने तक सब भूल चुका होगा। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था मगर इसकी नींद बर्बाद हुई थी और वजह रिमाब ही था। या फिर यही सोचूं करती असबा जिसे एहसास ही नहीं हुआ था दाराम का। बस रिमाब को सॉरी बोल दिया और रिलैक्स हो गई। वो राज़ी रहे, बाकी खैर है।